हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू jurycentral.com ऑनलाइन क्लासेस फॉर नो एग्जाम्स। तो आज मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ दी एडवर्टीजमेंट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन एंट्री लेवल एग्जाम जो कि 2022 को होने वाला है। एंड दिस नोटिफिकेशन हैज बीन रिलीज्ड बाय मध्य प्रदेश। एंड लेट मी टेल यू, ये जो एडवर्टीजमेंट जो आया है इट इज इन हिंदी लैंग्वेज। अगर आपको प्रॉब्लम है सो आई ऑल्सो एक्सप्लेन इन इंग्लिश। सो चलिए देख लेते हैं ये क्या है। दिस इज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर एंड दिस एडवर्टीजमेंट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि जो कि कल से शुरू होने वाला है, दैट मीन्स 29 दिसंबर 2021, और जो दोपहर के 12 बजे से शुरू होने वाला, दैट मीन्स 12 PM। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि, योर लास्ट डेट विल बी 27 जनवरी 2022, जो कि रात के 11:55 तक ही रहेगी, दैट मीन्स 11:55 PM। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि कब होने वाली है ये आपको बाद में नोटिफाई किया जाएगा। एंड द सेम थिंग अप्लाइज फॉर मेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं और भी इसके अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम पद का विवरण जान लेते हैं कि व्हाट इज दिस पोस्ट और इसकी कैटेगरी क्या है। दिस इज राजपत्रित द्वितीय श्रेणी, इसका मतलब है गैजेटेड डी ऑफिसर। उसके बाद वेतमान, अगर मैं पे स्केल की बात करती हूँ तो मिनिमम विल बी 27,700 टू 44,770। अब जान लेते हैं टोटल पोस्ट के बारे में। सो देयर विल बी अ टोटल नंबर ऑफ 23 पोस्ट। अब मैं कैटेगरी वाइज आपको बता दूं, अनारक्षित दैट मीन्स अनरिजर्व, इसके लिए रहेगा 62 पोस्ट। फॉर शेड्यूल कास्ट इट विल बी 19, फॉर scheduled tribe it will be 25, and OBC non creamy layer it will be 17 post, that means your total post will be 123। और एक और चीज गौर करने वाली है, अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर की अगर निवासी हो, दैट मीन्स इफ योर डोमिसाइल आउटसाइड मध्य प्रदेश, देन यू विल कम अंडर द अनरिजर्व कैटेगरी। आप रिजर्व होते हुए भी आप अनारक्षित कैटेगरी के ही अंडर आओगे। और जान लेते हैं यहाँ पे, जिसमें से कुछ जैसे कि अगर जो डिसेबल्ड है उनके लिए भी कुछ राइट्स दिए हुए हैं, जैसे कि के नियम 34 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत आरक्षण कुल रिक्तियों में 4% तक सीमित रहेगा। लाइक फॉर डिसेबल्ड देयर विल बी अ 4% रिजर्वेशन, जो कि आपके टोटल पोस्ट का 4% रहेगा, दैट मीन्स 4% ऑफ 123। उसके बाद आगे देख लेते हैं और क्या क्या है। और एलिजिबिलिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सबसे पहले कहा गया है कि भारत का नागरिक हो, दैट मीन्स अ कैंडिडेट शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अब दूसरा जो है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि संकाय में स्नातक की उपाधि धारक हो या आवेदन करने की अंतिम तिथि तक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी LLB डिग्री कंप्लीट कर ली हो और एल्स लास्ट डेट तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया हो जिसमें आपका स्टेटस पास हो। कहने का मतलब ये है कि आप क्वालिफाइंग नहीं होना चाहिए, आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। देन उसके बाद हम एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं। आयु सीमा 1 जनवरी 2021 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, किंतु 35 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। इसका ये मतलब है कि यू शैल बी 21 और 21 अबव बट शैल नॉट बी अबव 35 ईयर्स। आपको 21 से 35 वर्ष के बीच का होना चाहिए। उसके बाद और कुछ रूल्स देख लेते हैं। हाँ, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि ये चीज हम अक्सर अनदेखा कर लेते हैं और बाद में हमें जाके दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए ये सारे रूल्स आप पहले से देख लीजिए कि अपार्ट फ्रॉम द एज एलिजिबिलिटी कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती भी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लीगल प्रोसीजर, जो कि आपको फॉलो करना है। और अगर आप इसमें किसी भी तरीके की आपकी भूल चूक रह जाती है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में ही आपको बता दूं। मध्य प्रदेश सिविल सेवा का सामान्य शर्तें नियम 1961 के अधिनियम 6 के अनुसार नियुक्ति के लिए वो आवेदक अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो। सबसे पहला तो आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी भी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो। In case if any male person or female person, if you have been convicted for any crime against women, you won't be eligible to appear in this examination। और अगर आप छुपा के भी करते हो तो अब मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि ना करें, क्योंकि बाद में इंक्वायरी इनकी चलेगी आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, तो बाद में आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकता है।
जिसकी 2 से अधिक संतान है। ये बहुत गौर करने वाली बात है। दैट मीन्स इफ अ पर्सन हैज 2 और मोर चिल्ड्रन, दैट मीन्स मोर देन 2 चिल्ड्रन, सॉरी, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद जिसने विवाह हेतु निर्धारित न्यूनतम वैधानिक उम्र के पूर्व विवाह किया हो, इफ यू हैव कमिटेड ए चाइल्ड मैरिज, तब भी नहीं हो सकता है। और ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए, नियुक्तिकर्ता की आवेदक की इस संबंध में जांच उपरांत संतुष्टि होने पर ही वो पद धारण करने अथवा सेवा हेतु योग्य नहीं है। इसका ये मतलब है एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी होगी कि वेदर यू आर क्वालिफाइंग ऑल दिस डोंट्स विच इज गिवन अंडर दिस गिवन रूल। तो अगर आप इनमें से अगर किसी भी कैटेगरी में अगर फॉल नहीं करते हो, तभी आपको आपका कैंडिडेट सेलेक्ट किया जाएगा। और इसमें एक और गौर करने वाली बात है कि अभी इसमें मतलब परेशान होने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो आप इसे छुपाइए नहीं। एंड इन दैट केस जब आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस ओवर हो जाएगा तभी इसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, बट इट डजंट अप्लाई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर दिस ऑनलाइन एग्जाम। देन अब आप बात कर लेते हैं उच्चतम आयु सीमा में छूट। सो इसमें ऐसा दिया गया है कि जो रिजर्व कैटेगरी जो है उनके लिए 21 से 38 वर्ष तक का होगा, जिसमें अस्थाई कर्मचारी भी हो सकते हैं। दैट मीन्स द टेम्पोररी एंड द परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट। उसके बाद उच्चतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिव्यांग आवेदक को आवेदन करने की तिथि पर 40% या अधिक की दिव्यांगता होने पर ही प्राप्त होगा। इसका ये मतलब है कि डिसेबल कैटेगरी के अंदर अगर जो अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो 40% से ऊपर अगर डिसेबल्ड है, तभी उसको उम्र सीमा में छूट मिल सकती है। एंड लेट्स कम टू दी पेमेंट ऑफ फीस। आपका फीस कितना रहने वाला है? तो अनारक्षित दैट मीन्स अनरिजर्व के लिए आपका रहेगा 1047.82 रुपीज, और इन केस ऑफ आरक्षित वर्ग आपका रहेगा 647.82 रुपीज। और हाँ, इसमें एक और चीज गौर करने वाली है कि जनरली क्या होता है कि हम वन टाइम फीस पेमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग सिस्टम है। यहाँ पे है कि अगर आप मेंस के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक बात है, ये तभी होगा जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे सभी आवेदक हेतु। इन केस अगर आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, इफ यू आर सेलेक्टेड फॉर द मेंस एग्जाम, देन ओनली यू हैव टू पे द फीस। पहले नहीं देना है, क्वालिफाई करने के बाद देना है। उसके बाद अब और जान लेते हैं, आवेदक का आवेदन जमा तभी माना जाएगा जब निर्धारित शुल्क का ट्रांजैक्शन सफलतापूर्वक हो चुका हो। अब इसमें बहुत सारे लोगों को इशू आ जाती है, जैसे कि बहुत सारे केसेस में होता है कि आप पेमेंट करते हो एंड देन आपका पेमेंट फेल दिखाता है और इट इज शोन एज रेटरी पेमेंट। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा तो कट जाता है, लेकिन आपको किसी तरीके का कोई कंफर्मेशन नहीं आता है। तो बहुत लोगों को लग जाता है कि शायद हमने पैसा पे कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इंतजार करना पड़ेगा। जैसे आप पेमेंट करते हो, जैसे उनकी तरफ से जो कंफर्मेशन आ जाता है कि योर पेमेंट इज सक्सेसफुली डन, तभी यह माना जाएगा कि यू हैव एक्चुअली अप्लाइड फॉर दिस एडवर्टीजमेंट, अदरवाइज इसे नहीं माना जाता है। उसके बाद अब बात करते हैं, और हाँ, एक चीज बताया, ऑब्वियसली आपको पता चल ही गया होगा कि ये एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होने वाला। ऑनलाइन का मतलब ये है कि जैसे हम LLM का जो एग्जाम जैसे हम अपीयर होते हैं, जहाँ पे हमारा बायोमेट्रिक होता है, हमारा फोटो खिंचाता है, उसके बाद क्या कहते हैं, हमारे फोटो के साथ हमारी टैली की जाती है, हम इम्प्रेशन लिए जाते हैं, तो उसी हिसाब से आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। जैसे हमारा जुडिशियरी एग्जाम होता है, जो कि पेन एंड पेपर मोड में होता है, वो ये एग्जाम नहीं होने वाला है। ये आपका सीधा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, जिसमें मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए एग्जाम डिटेल्स, जैसे आप देख रहे हो, जैसे कि आप इनके वेबसाइट में जाओगे, ये देखिए, जैसे मैं वेबसाइट पे mpsc.gov.in रिक्रूटमेंट रिजल्ट, इसमें आपको जाने के बाद यू नीड टू क्लिक दिस वन एडवर्टीजमेंट फॉर सिविल जज जूनियर डिवीजन। अब जैसे ही इसमें क्लिक करोगे, सो दिस न्यू पेज विल बी ओपन, जहाँ पे एक मॉक टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम दिया हुआ है। इसमें जैसे ही आप क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी ऑलरेडी दिया हुआ है, बस आपको यहाँ पे साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा सा फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है, जिसे कि आपको नेक्स्ट, ये डेमो के लिए दिया गया है ताकि जब आप एग्जाम में अपीयर हो आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी ना हो।
आपको यहाँ से अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। लैंग्वेज सिलेक्ट के बाद आपको क्लिक करना है आई एम रेडी टू बिगिन। उसके बाद जैसे ही रेडी टू बिगिन करोगे आपके सामने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आएंगे और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी ये जो भी क्वेश्चंस है आप कोशिश करो कि आप इन सबको सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है। इसमें अभी क्वेश्चन दिया है साइंस एंड मैथ्स, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज, क्योंकि रीजनिंग को छोड़ के बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, जनरल नॉलेज एंड साइंस के कुछ क्वेश्चन जो कि जनरल स्टडीज में भी आते हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप एक बार ये मॉक टेस्ट जरूर आप अपने से ट्राई करें और इसे आप पहले से मतलब कि एक तरीके से आपको भी थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा कि ऑनलाइन एग्जाम क्या होता है, ओनली फॉर दोज पीपल हु हैवंट अपीयर फॉर द ऑनलाइन एग्जाम बिफोर। तो ये रहा। और उसमें उसके बाद अभी तो चलो आपका जो एडवर्टीजमेंट है ये देखिए, एक और चीज मैं आपको दिखा देती हूँ। एडवर्टीजमेंट जो है आपका बस अभी यही रिलीज हुआ है, रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन के लिए अभी तक ये लिंक एक्टिव हुए नहीं है और ये कल से एक्टिव होंगे। तो कल आपको 12 बजे के बाद से इस पेज पे आना है और आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आपको जो जो आपसे डॉक्यूमेंट कहे वो आपको अपलोड करना है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ये देखिए दिया गया है, इसमें सब कुछ आपको बताया गया है कि इसमें आपका एप्लीकेशन कैसे सबमिट करना है। फिर आपको प्रिंट आउट अपना एप्लीकेशन आप या तो सेव कर सकते हैं या तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है, और आपकी जो लास्ट डेट होगी वो 27 जनवरी से होगी। अब बात करते हैं परीक्षा की योजना, द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। अब ये जान लेते हैं कि ये कितने स्टेजेस की एग्जामिनेशन है। देयर आर 3 स्टेजेस। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा, दैट मीन्स योर ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम, देन योर मेंस एग्जाम एंड देन द लास्ट वन इज साक्षात्कार जो है इंटरव्यू। अब ऑनलाइन परीक्षा के बारे में जान लेते हैं। सो ये टोटल मार्क्स विल बी 150। ठीक है, ऑनलाइन प्रारंभ परीक्षा का दिनांक, समय व केंद्र जो कि अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है और उसे बिल्कुल मतलब कि जल्द ही नोटिफाई कर दिया जाएगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर द लास्ट डेट। और अगर मैं आपकी एग्जाम सेंटर की बात करूं तो जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना, उज्जैन व अन्य राज्यों के चयनित जिले होंगे। तो ये कौन से होंगे वो कल आपको पता चल जाएगा जब आप एप्लीकेशन भरोगे। उसके बाद आ जाते हैं कि अब ये जो सवाल है ये मुझसे ज्यादातर लोग पूछते हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगा, और मुझे पता नहीं ये इस चीज को लेके इतना ज्यादा परेशान क्यों होते कि ये तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज होता है आपको उनके ही साइड से आपको नोटिस मिलना शुरू हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ SMS और इन ईमेल। लेकिन फिर भी लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं तो आप पहले से ये जान लीजिए, प्लीज बात दोबारा मत पूछिएगा कि आपके एग्जाम जब आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा उसके 7 दिन पहले से ही आपको एडमिट कार्ड मिलना शुरू होगा और वो आपके पोर्टल में जाके आपको लॉगिन ID और पासवर्ड डाल के आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। ये रहा आपका सिलेबस। मैं आपको इंग्लिश में बताती हूँ लेकिन मुझे इसका सिलेबस का तरीका बड़ा अच्छा लगा क्योंकि the number of the questions and the marks are already predefined। तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इस सेक्शन से, इस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, तो आपको परेशान होने की बात नहीं है। और सबसे अच्छी बात है जो MP के बाहर के लोग हैं, देर आर ओनली 2 लोकल लॉज, MP स्थान नियंत्रण अधिनियम जो कि अकोमोडेशन एक्ट है एंड इट इज नथिंग बट द रेंट कंट्रोल एक्ट, एंड मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता जो है लैंड रेवेन्यू कोड। इससे बस आपके 5-5 क्वेश्चन ही आने वाले हैं तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और वो 5-5 नंबर के ही होंगे और सारे जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे ऑल कैरी इक्वल मार्क। और इसमें आप पहले तो जान लेते हैं भारत का संविधान, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के। देन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यू विल बी हैविंग 15 क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स। देन संपत्ति अंतरण अधिनियम, दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 7 क्वेश्चंस। भारतीय संविदा अधिनियम, दैट मीन्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 8 क्वेश्चंस। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, दैट मीन्स स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 6 क्वेश्चंस। परिसीमा अधिनियम लिमिटेशन एक्ट 4 क्वेश्चंस। अब मैंने इनके बारे में ऑलरेडी बता दिया आपको। देयर आर 2 लोकल लॉज। भारतीय साक्ष्य, दैट मीन्स इंडियन एविडेंस एक्ट 15 क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता, दैट मीन्स इंडियन पैनल कोड 15 क्वेश्चन। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 15 क्वेश्चंस। उसके बाद यह पराक्रम्य लिखित अधिनियम, दैट मीन्स निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये भी आपका एक रहेगा सब्जेक्ट जिससे आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे। सामान्य ज्ञान जो रहेगा जनरल स्टडीज जिसमें से आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप इसे अनदेखा मत कीजिएगा।
कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर नॉलेज से आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे और आपका एक और पेपर रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर जो रहेगा आपका 10 क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अब जान लेते हैं और भी मतलब कि क्या है इसके, मतलब कितने क्वेश्चंस रहेंगे और कैसे आपको अटेम्प्ट करने, सबके बारे में देख लेते हैं। ऑनलाइन परीक्षा हेतु 150 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर विकल्प होंगे। दैट मीन्स फॉर एवरी क्वेश्चन यू विल बी हैविंग 4 ऑप्शन। प्रश्न हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आवेदक की सुविधा हेतु उपलब्ध होंगे। तो इंग्लिश विल बी बोथ हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद इसमें दिया गया है कि क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है, तो अगर आप कोई क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं, और अगर आप क्वेश्चन को दोबारा पीछे जाना चाहते हैं तो पीछे भी जा सकते हैं। और उसके बाद है परीक्षा प्रश्न पत्र हल करने की समय सीमा 120 मिनट यानी 2 घंटे की होगी, मतलब देयर विल बी अ ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स। उसके बाद इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं रहेगा, जो कि बहुत ही बेस्ट है। अभी राजस्थान का एग्जाम हुआ था, उसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और इस एग्जाम में भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मतलब आप चाहो तो आप मतलब क्या कहते हैं, रिस्क ले सकते हो किसी भी क्वेश्चन के साथ जो आपको नहीं पता हो, लेकिन फिर भी तैयारी जरूरी रहती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो या ना हो, लेकिन जब तक आपकी तैयारी ना अच्छा हो तब तक आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हो। उसके बाद है कि यही सब दिया हुआ है कि जब व्हेन यू विल एंटर द एग्जाम हॉल, आपको कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, लाइक बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन और जो भी फोटो खींचेंगे, अदरवाइज जो भी है। उसके बाद हाँ, ये बड़ी अच्छी चीज लिखी गई है, प्रत्येक आवेदक को ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए एक कंप्यूटर उपलब्ध कराया जाएगा। लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, योर एग्जाम विल बी कंप्यूटर बेस्ड। परीक्षा शुरू करने के पहले आवेदक को यूजर आईडी के स्थान पर अपना एप्लीकेशन नंबर एवं पासवर्ड के स्थान पर जन्मतिथि डालनी होगी। इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपको जैसे जब आपको सिस्टम मिलता है तो सिस्टम में आप लॉगिन करते हो, तो उसमें आपको यूजर आईडी के स्थान पे मतलब अपनी एप्लीकेशन नंबर एंटर करना, और पासवर्ड रहेगा आपका डेट ऑफ बर्थ। तो और उसके बाद आपको क्या करना है, आवेदक इन चारों में से किसी एक सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनकर अपना सही उत्तर सुरक्षित कर सकता है। सुरक्षित करने के बाद उत्तर में सुधार या परिवर्तन भी कर सकता है, परंतु फाइनल सबमिट के पश्चात उत्तर में सुधार या परिवर्तन संभव नहीं होगा। इट मीन्स दैट वंस यू सबमिट योर लाइक एग्जाम पेपर, यू कांट मेक एनी चेंजेस देयर आफ्टर। उसके बाद अब मान ले, अब आ जाते हैं मॉडल आंसर की पे, जो कि रिलीज होगा आपका, और उस पर आप ऑब्जेक्शन भी ले सकते हो। लेकिन ये ऑब्जेक्शन जो है ना, ये रेज करने का तरीका बड़ा अजीब सा है, क्योंकि इसमें आप ऑनलाइन दर्ज नहीं कर सकते हो अपना ऑब्जेक्शन। आपको क्या करना है, अदरवाइज यू प्रेजेंट टू देयर एग्जाम सेल, और आप बाय पोस्ट, और उसके साथ आपको उचित दस्तावेज भी होना चाहिए। दैट मीन्स द सपोर्टेड डॉक्यूमेंट, जिसके बेसिस पे आप किसी क्वेश्चन के आंसर को चैलेंज करना चाहते हो, तो ये आपको ऐसे करना होगा। और अगर इन केस अगर आप से भूल चूक हो जाती है, और अगर आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को अगर आप चैलेंज नहीं करते हो, तो वो गलत ही सही माना जाएगा, और उसी के बेसिस पर ही आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब भी कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में हो, आप उसे चैलेंज करो, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन, क्योंकि एक मार्क्स का इसमें मतलब क्या कहते हैं, खेल होता है, और अगर आप उसे चूक जाते हो तो आपका सिलेक्शन भी रुक जाता है इसी प्रोसेस की, मतलब कि अगर आप नहीं कर पाते हो तो ऑब्जेक्शन। तो ये आप ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्शन आपको हमेशा रेज करना है इन केस ही फेल है। उसके बाद ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का मूल्यांकन कंप्यूटर आधारित होगा, लगभग 10 गुना जो कम से कम हो सकते हैं। आवेदक वर्गवार कैटेगरी वाइज मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए योग्य सफल घोषित किए जाएंगे, परंतु समान अंक पाने वाले आवेदकों को भी शामिल किया जाएगा, भले ही इस कारण से उनकी संख्या 10 गुना से अधिक क्यों ना हो जाए। अब ये बहुत गौर करने वाली है, बहुत लोग मुझे ये सवाल पूछेंगे कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को मेंस के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कैटेगरी वाइज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि किस कैटेगरी में कितने कितने पोस्ट के लिए मतलब कि आवेदन मांगी गई है। सो इन दैट केस आपको ये करना है कि आप दोबारा उस टेबल को चेक कीजिए, और जो भी आप स्कोर करते हो, अगर आप उनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर सिक्योर कर लेते हो, सो फ्रॉम एवरी कैटेगरी देयर विल बी आई मीन
what to say, more than 10 number of candidates from each category। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो भी आपका कैटेगरी है उससे 10 गुना ज्यादा लोगों को बुलाया जाएगा, 10 गुना, दैट मीन्स इंटू 10 मल्टीप्लाई बाई 10। उसके बाद ये रहा, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को न्यूनतम 60% अंक एवं आरक्षित श्रेणी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को न्यूनतम 55% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। सो इन केस इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी आपको 60% लाना है, और अगर आप आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो आपको 55% लाना है टू क्वालिफाई फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। तो ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, आपको इसमें घबराने की बात नहीं है। तो आप अपना क्या कहते हैं प्रिपरेशन सही ढंग से करें। उसके बाद ये हुई, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा शुरू होने के समय से 1 घंटा 30 मिनट पूर्व अथवा कोविड-19 के कारण कॉल लेटर में दिए समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। आपको 1.5 घंटा पहले पहुंचना है, जो भी आपका एंट्री टाइमिंग हो रहेगा। उसके बाद रहा आपका, हाँ अब हम मेंस पे आ जाते हैं। मेंस बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत सारे कैंडिडेट्स ये गलती करते हैं कि वो डायरेक्ट प्रीलिम्स के लिए करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा तब हम मेंस में जाएंगे, लेकिन नहीं, ये बहुत गलत बात है। आपको मेंस को ध्यान में रखते हुए प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। जब आप करते हो ना तो आपका क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होता है, और आपको जो भागादौड़ी हो जाती है प्रीलिम्स की रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, यार मैं कब करूँगा, मेरे तो बहुत सिलेबस बाकी है, तो ये चीज़ नहीं रहती है। तो इसलिए आपको तैयारी हमेशा स्मार्टली करना चाहिए, ना कि ज़्यादा करना चाहिए। तो ये पहले पढ़ लेते इसके बारे में। मुख्य परीक्षा के आवेदन का प्रारूप मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट mpsc.gov.in पर प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के साथ दिया जाएगा, जिसे भरकर आवश्यक दस्तावेज और फोटो के साथ सफल आवेदक को परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित तिथि के पूर्व आवश्यक रूप से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की आवक शाखा इनवर्ट सेक्शन में व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक के माध्यम से जमा कराना होगा। तो ये बात की बात है, जैसे आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे तो वैसे ही आपके रिजल्ट के साथ ही आपको एक फीस जमा करनी होती है, और कुछ आपको डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना होता है, जो कि आपको आप बाय पोस्ट भी कर सकते हो, और या जो इनका हाई कोर्ट की जो इनवर्ट सेक्शन है उसमें आप बाय पर्सन भी आप उसे मतलब जमा करा सकते हो। उसके बाद अब फिर से यहाँ प्रिंट आउट की सुविधा मुख्य तिथि के लगभग 7 दिन पूर्व से उपलब्ध होगी, जिसका पृथक से शुल्क देय नहीं होगा। तो ये रहा आपका प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। अगेन द सेम थिंग, आपको 7 डेज बिफोर द शेड्यूल्ड एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद हाँ मुख्य परीक्षा की तिथि जो कि आपको बाद में बताई जाएगी, और ये 2 या अधिक दिनों में 2 पालियों में होगी। तो ये 2 दिन तक आपकी लगातार चलेगी, और इसके हर दिन के 2 शिफ्ट्स है। मतलब अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। मुख्य परीक्षा जबलपुर में संपन्न कराई जाएगी, ये इम्पोर्टेंट है। आपका प्रीलिम्स का सेंटर कहीं भी हो, ठीक है, लेकिन इससे मेंस एग्जाम का कोई लेना देना नहीं है। ये आपका एग्जाम जबलपुर में ही होगा, जहाँ पे इनका हाईकोर्ट सिचुएटेड है, जिसमें 4 प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है, एवं प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 घंटे में हल करना होगा। बहुत दिक्कत है, मतलब 4 आपके क्वेश्चन पेपर्स होंगे मेंस के, और हर क्वेश्चन पेपर में आपको 3-3 घंटे ही मिलेंगे, ठीक है। काफी लेंदी रहने वाला है आपका एग्जाम ऑब्वियसली। मुख्य परीक्षा जो लिखित होगी वो लगातार 2 या अधिक दिनों में 2-2 पालियों में संपन्न कराई जाएगी। पहले दिन प्रथम पाली में प्रश्न पत्र और द्वितीय पाली में द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। इसी प्रकार दूसरे दिन प्रथम पाली दैट मीन शिफ्ट में तृतीय प्रश्न पत्र एवं द्वितीय पाली शिफ्ट में चतुर्थ प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। आप समझ जाइए, 4 पेपर से 2 दिन है, तो हर शिफ्ट में 1, 2, 3, 4 ऐसे ही रहेगा आपका। अब प्रथम प्रश्न पत्र में आपके क्या सिलेबस रहेंगे, ये आपका टोटल जो रहेगा
फिर ये रहेगा 100 मार्क्स का, जिसमें से आपको कुछ 6 सब्जेक्ट्स है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, जिसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और लिमिटेशन एक्ट। सेकेंड में जो आपको रहेगा वो 5 सब्जेक्ट्स के रहेंगे, और जिसमें से आपको 20 मार्क्स के मतलब कि क्वेश्चंस रहेंगे फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, लाइक लेख सामाजिक विषय पर, लेख विधिक विषय पर, इट इज नथिंग बट ऐसे राइटिंग। संक्षिप्तकरण लेखन जैसे शॉर्ट राइटिंग जिसे कहते हैं, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद ट्रांसलेशन, और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद। तृतीय प्रश्न पत्र जो रहेगा वो आपका क्रिमिनल बेस्ड रहेगा, जिसमें कुछ लोकल लॉस भी रहेंगे। 2 लोकल लॉस मैंने आपको बता दिया एमपी के, उसके साथ रहेगा इंडियन पेनल कोड, उसके बाद सीआरपीसी, फिर रहेगा आपका एविडेंस एक्ट, और पराक्रम में लिखित अभिनियम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अध्याय 13 से 17 तक ये ध्यान रखिएगा, पूरा मत पढ़ के जाइएगा, ओनली चैप्टर 13 to 17। उसके बाद है चतुर्थ प्रश्न पत्र, जो कि आपका अगेन 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे, जिसमें विवादकों का स्थिरीकरण जो 10 मार्क्स के होगा, आरोपों की विरोचना जो 10 अंकों का होगा, 10 मार्क्स का होगा, निर्णय आदेश सिविल लेखन जजमेंट राइटिंग जिसे कहते हैं, जिसे 40 मार्क्स का होगा जो कि सिविल का होगा, और निर्णय आदेश दांडिक लेखन जो कि क्रिमिनल में जजमेंट राइटिंग रहेगी, जो 40 अंकों का रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब और जान लेते हैं, सभी प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर एक ही भाषा हिंदी या अंग्रेजी में लिखना होगा। आपको कोई एक लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि किसी एक पेपर को आप हिंदी में लिख रहे हो और दूसरे को आप इंग्लिश में लिख रहे हो, आपको एक ही करना है। संक्षिप्तीकरण लेखन के लिए वाद पत्र, प्लेट, वादोत्तर, रिटन स्टेटमेंट अथवा आरोप पत्र, चार्जशीट, परिवाद पत्र, कंप्लेंट आदि की विषय वस्तु उपलब्ध कराई जा सकेगी, और आवेदकों को उसे उसके 1/3 शब्दों में संक्षिप्तीकरण के लिए कहा जाएगा। तो जो शॉर्ट राइटिंग जो रहेगा, आपको ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी, जैसे प्लेन, रिटन स्टेटमेंट या चार्जशीट, जिसको आपको 1/3 में, शॉर्ट राइटिंग का मतलब है आपको उसके 1/3 में ही आपको लिखना है। उसके बाद उपयुक्त समस्त प्रश्न पत्र आवश्यकता अनुसार हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में होंगे। दोनों भाषाओं के प्रश्न पत्र में होने पर ही अंग्रेजी भाषा का प्रश्न मानक होगा। सो इन केस इफ एनी डिफरेंस अराइजेस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। सभी प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। सो इट शैल बी क्लियर एंड विजिबल, मतलब ओवर राइटिंग से नहीं लिखना, वो साफ साफ आपको लिखना है। और उसके साथ हाँ, ये भी है, चतुर्थ प्रश्न पत्र निर्णय लेखन में आवेदक न्यायालय में किसी नाम का उल्लेख न कर क, ख, ग अथवा अ, ब, स का उल्लेख करेंगे। मतलब जब आप जजमेंट राइटिंग है, जब आप ऊपर जब टाइटल लिखते हैं तो उसमें आप कोर्ट का नाम लिखते हैं, तो आपको कोर्ट का नाम नहीं लिखना है, या तो आप ABC लिखो या XYZ लिखो, वो आपकी अपनी मर्जी है। मुख्य परीक्षा का परिणाम, अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। मुख्य परीक्षा में सभी 4 प्रश्न पत्रों में मिलाकर अनारक्षित वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को न्यूनतम 50% अंक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको पूरे 4 प्रश्न पत्रों में, पूरे 4 जो भी आपके 4 पेपर्स रहेंगे, उसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स सिक्योर करना है। इफ यू बिलोंग फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी तो आपको सिक्योर करना है 45%। मुख्य परीक्षा में सम्मिलित आवेदकों में से उक्तानुसार न्यूनतम अंक प्राप्त करने वालों में से वर्गवार विज्ञप्तित पदों की संख्या के अधिकतम 3 गुना जो कम हो सकती है, मेरिट में वह समान अंक प्राप्त आवेदकों को शामिल करते हुए साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए चयनित किए जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपका मेंस एग्जाम में अगर 10 टाइम्स ऑफ candidates from each category, if they are called, so in case of selection to the interview process, I mean what to say, 3 times of the candidates from each category will be called for the last stage which is interview। तो मतलब हर कैटेगरी में जितने जितने वैकेंसीज है, जितने कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है, उसमें से आपको 3 गुना बुलाया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। हम इंटरव्यू के बारे में जान लेते हैं। साक्षात्कार मुख्य परीक्षा में सफल आवेदकों को अनुक्रमांक के क्रम से साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के लिए
50 अंक निर्धारित। आपका जो इंटरव्यू के लिए जो टोटल मार्क्स रहेगा वो रहेगा 50। आवेदकों को अंतिम रूप से चयनित होने के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम 40% अंक अर्थात 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो यह सबके लिए समान है, वेदर यू बिलोंग फ्रॉम अनरिजर्व और रिजर्व कैटेगरी। आपको 40% मार्क्स सिक्योर करने ही है इंडियन इंटरव्यू टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। 2 अंतिम चयन का आधार। अंतिम चयन मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर मेरिट से किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए आवेदकों को आमंत्रित करने के संबंध में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। तो इसके जो भी फैसले हैं वो एमपी हाई कोर्ट करेगी और किसी के हाथ में नहीं होगा। और प्रत्येक वर्ग में अंक बराबर होने की दशा में साक्षात्कार में अधिक अंक पाने वाले आवेदकों को वरीयता दी जाएगी। इन केस अगर आपको अगर इक्वल मार्क्स मिलते, कोई 2 कैंडिडेट्स को अगर इक्वल मार्क्स मिलते हैं, तो जिसे इंटरव्यू में सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेगा उसे उसके साथ वाले से मतलब कि ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। और साक्षात्कार में भी समान अंक होने पर उम्र की वरीयता चयन का आधार होगी। लेकिन अगर ऐसा भी सिचुएशन आता है कि 2 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में सेम मार्क्स मिले, तो जिसकी एज उसमें सबसे, एज का मतलब है यहाँ एक्सपीरियंस, तो जिसकी एज इसमें सबसे ज्यादा होगी उसी को प्रेफरेंस दिया जाएगा दूसरे कैंडिडेट के ऊपर। तो ये रहा मतलब कि जो भी स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और जो भी आपको डूज एंड डोंट्स है जो फॉलो करने हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और हाँ, जो लोग इस एग्जाम के लिए अपीयर होना चाहते हैं उनके लिए मैं फिर से बता दूं कि कल 29 दिसंबर के 12 बजे, दोपहर 12 बजे से आपका जो लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा। सो आई वुड request you to visit to this website called mpsc.gov.in। यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट ऑफ सिविल जूनियर डिवीजन एंट्री लेवल जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही आपको ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे मिल जाएगा। ये लिंक अभी एक्टिव नहीं है, कल एक्टिव होगा। आप जाके आप वहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो होप कि आपको समझ आ गई होगी। और अब हम मतलब आप सबके साथ शेयर करेंगे द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ एमपीसी जो कि बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ मेंस के एग्जाम क्वेश्चंस भी हम करवाएंगे आपके साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।